नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। डियर वंदे मातरम, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर, आज हम बात करेंगे जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो कि आगे आने वाला सुपर टेट 2022 में जिसका आयोजन कराया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्या गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को, या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर, जब 1906 की बात है, ये कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी को देख के आपके माइंड में एक प्रश्न आया होगा। अभी हाल ही में पीईटी का एग्जाम जो कराया गया है 24 अगस्त को यूपीएससी के थ्रू, उसमें यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि द ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है और ये प्रश्न आया था। उम्मीद करता हूं कि आपने सही किया होगा। और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, दादा भाई नौरोजी जो है भारत में आय व्यय का जो योग है, आय व्यय की जो गणना है, सबसे पहले जो की थी भारत में, वो दादा भाई नौरोजी को ही इसका श्रेय जाता है। अगर विश्व में बात पूछे तो पीसी महालनोबिस को इसका श्रेय जाता है। भारत में सांख्यिकी के जनक भी दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का ये अध्यक्षता भी इन्होंने की है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जल है एक, क्या तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल क्या है? जल एक यौगिक है डियर, जो कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना है। जल का जो पीएच मान होता है डियर वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि याद रखिएगा 7 होता है इसका पीएच मान। इसका सूत्र H2O होता है। और जल क्या है? एक यौगिक है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मौसम के तत्व हैं वर्षा की संभावना, वायु भार, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं? तो डियर बता दें, जो मौसम के तत्व हैं वर्षा की संभावना और वायु भार दोनों हैं, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। अगर पूछ लेता कि मौसम की बात सबसे पहले किसने की थी, तो बता दें अरबी नाविक था जिसका नाम हिप्पालस था, उसी ने मौसम और मानसून दोनों की बात सबसे पहले की थी डियर। तो इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, एक समान, बदलती रहती है, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त सभी? तो डियर, जो जलवायु है वो एक स्थान विशेष पर क्या सदैव एक समान बनी रहती है। जलवायु जो है बदलती नहीं है। बदलता कौन है? तो बदलता सिर्फ मौसम है। अगर प्रश्न में मौसम पूछ लेता तो इसका बी ऑप्शन हो जाता डियर। दोनों को शिद्दत से याद रखिएगा। जलवायु जो है क्या स्थायी होती है, लेकिन जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जो मौसम होता है ये एक अस्थायी संरचना है। और मौसम जो है प्रति क्षण प्रतिदिन जो है क्या बदलाव पर निर्भर करता है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 3287,263, 3296,263, 3276,263, या 3287,466? तो बता दें डियर, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वो 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट क्या नेपाल में है, कश्मीर में है, कुमायूं में है, या असम हिमालय में है? तो बता दें डियर, जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे डियर सागरमत्था के नाम से जानते हैं। अगर तिब्बत में आपसे पूछ ले तो चामो लुंगमा के नाम से इसे जाना जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 8,848.86 मीटर है। अभी 0.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है डियर। तो नोट रखिएगा ए ऑप्शन। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 5वां, 7वां, 8वां, या 9वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का जो स्थान है डियर वो 7वां आता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पहले पे कौन आएगा? तो पहले पे कनाडा आता है डियर, फिर रूस आता है। आपको ऐसे ही हमारा जो स्थान है वो 7वां पड़ता है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्या कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, या K2 गॉडविन ऑस्टिन?
तो अगर ये प्रश्न कह रहा है भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत, तो आप मार दीजिए K2 गाडविन ऑस्टिन, डी एकदम करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं नेपाल का पार्ट है। अगर पूछ लेता कि भारत की सबसे जो भारत का स्वयं सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है, तो आप कंचनजंगा मारिएगा डियर। प्रश्न को शिद्दत से समझिएगा। अगर भारत में का पूछ ले सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। प्रश्न को शिद्दत से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम में ट्रेंड कर रहे हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली या बैरन द्वीप? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और अंडमान निकोबार द्वीप में भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जिसे हम बैरन द्वीप ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं डियर, ये भी आप नोट रखिएगा, बी ऑप्शन। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लैगून झील स्थित है पूर्वी तटीय मैदान में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या इनमें से कोई नहीं? तो जो लैगून झील है डियर ये पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डेली वीडियो क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? भाई आप भारत देश की बात आई थी तो आपने 3287,263 वर्ग किलोमीटर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब प्रश्न में पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछ लिया तो आप मारेंगे साहब 2.36 286 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 2.36 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? 5, 3, 2 या 4? तो मैदानी भागों को डियर हम 3 भागों में बांटते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई 29 दिसंबर 1998, 29 दिसंबर 1999, 29 दिसंबर 1997 या 29 दिसंबर 1996? तो डियर जो उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी वो 29 दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1998 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है? 10, 11, 12 या 13? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जिले को खनिज क्षेत्र घोषित किया है वो 10 जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, गन्ना या उपर्युक्त सभी? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं ये तीनों ही हैं। आपको पता ही है गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। लेकिन अगर पूछ ले कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में। अगर पूछ ले कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो आप मारेंगे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को चावल का या धान का कटोरा कहा जाता है डियर। अगर प्रश्न में पूछ ले कि धान्य का भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है तो धान्य डियर, धान नहीं, धान्य का भंडार अगर पूछे तो पंजाब को कहा जाता है डियर। नोट रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डियर, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है क्या? कुओं से, नहरों से, नलकूपों द्वारा या उपर्युक्त सभी? तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है ये कुओं द्वारा भी की जाती है, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा भी की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उपरोक्त सभी के द्वारा क्या उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है वो की जाती है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है? नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, तालाबों द्वारा या नलकूपों द्वारा? तो उत्तर प्रदेश में जो 71% भूभाग है जमीन का वो नलकूपों के द्वारा सिंचा जाता है, नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या आगरा? तो माघ मेले का जो आयोजन है वो प्रयागराज में होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रत्येक 5वें वर्ष में आपको यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। अब बात आई है प्रयागराज की तो बता दें डियर, प्रयागराज में मैं आपको बता दूं वर्धन वंश का एक शासक था जिसका नाम हर्षवर्धन था। वो जो है प्रयाग में ही क्या महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। वर्धन वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था डियर। और महामोक्ष परिषद बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि महामोक्ष परिषद का गठन
कौन से राजा ने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। महामोक्ष परिषद कहाँ होती थी? तो प्रयाग में होती थी। और हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष इस जो है महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और 5 वर्ष में जितनी धन दौलत संपदा वो अपने राज्यकाल में कमाता था उसका सारा धन दौलत वो जो है यहाँ ब्राह्मणों को दान करके चला जाता था डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, बी फॉर बॉम्बे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं होली, दीपावली या ए और बी दोनों या गुड फ्राइडे? तो हिंदू धर्म का जो प्रमुख त्योहार है डियर वो होली और दीपावली दोनों हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे आज के 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि जीके स्टैटिक, जीके जीएस और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको शिद्दत से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वाकई आपको लगा है कि इनसे हमको कुछ चीज़ों का ज्ञान हुआ है, नई चीज़ों से हम अवगत हुए हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।